अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम्स के बिल्कुल शुरू में मुझे बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उनकी शायराना जो कलाम है उस पर मुश्तमिल दुर्र समीन में बहुत लंबी एक नज़म है, मुनाजात हैं खुदा ताला के हुज़ूर। तो उसमें एक शेर है कि दावत हर हर्जा गो कुछ खिदमत आसान नहीं, हर कदम पर कोहे मारा हर कदम पर दश्त खार। वाकई बाज़ दफ़ा ऐसे जहरीले जुमलों से वास्ता पड़ता है और इस तरह के कांटे बखेरते हुए गुज़रते हैं लोग कि फिर ये शेर याद आता है। अब मैं इसको बाद में रिलेट करता हूँ। सरे दस्त में वसअतुल्लाह ख़ान के एक कालम है जो अभी आज ही की इशाअत है, तो उससे बात शुरू करते हैं और फिर साथ साथ अर्ज़ करते जाएंगे कि ये शेर इतनी शिद्दत से क्यों याद आया। वो लिखते हैं कि उन्वान है इस कालम का, चिड़िया उड़ी कौवा उड़ा हाथी उड़ा, बच्चों की खेल हुआ करता था। मुझे ये तो नहीं मालूम कि हम बहसीयत कौम तरक्की पसंद हैं या रुजत पसंद, जमहूरियत पसंद हैं कि आमरीत पसंद। अलबत्ता हम और हमारी क़यादत फ़िल्म पसंद ज़रूर है। बुनियादी मसाइल जाएं तेल लेने। अब ये कितने गुस्से में इस तरह के जुमले सरजद होते हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें तो भैया हर आन एक ड्रामा चाहिए और हमारी क़यादत ना सिर्फ इंतहाई बासलाहियत एक्शन थ्रिलर ड्रामा प्रोड्यूसर है बल्कि गैर मुल्की ड्रामों की भी मिसाली तकसीम कार है। रोमन सर्कस तो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए साल में एक या दो बार या किसी जश्न फ़तह के मौका पर मुनक़िद होता था, मगर हम तो शायद पैदा ही सर्कस देखने और सर्कस जीने के लिए हुए हैं। ताज़ा तरीन गैर मुल्की पेशकश है ब्रॉडशीट सर्कस। रिंग मास्टर कावे मूसवी हर दूसरे तीसरे रोज़ अपने हैट से नया कबूतर निकाल रहे हैं और हम, हमारा मीडिया और हमारी क़यादत तालियां पीटते हैं, दीदे गोल गोल घुमाते हुए एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं और अगली किस्त का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। ऐसे वक्त जबकि रियासती मुआशी हाथ में सुराख है और रोज़मर्रा काम चलाने के लिए कभी समंदर पार पाकिस्तानियों के आगे हाथ जोड़कर, कभी बरादर ममालिक के आगे हाथ फैलाकर और कभी टैक्स ना दहिंदगान की ठोड़ी में हाथ देकर पैसा जोड़ा जा रहा है, कोई माई का लाल नहीं सोच रहा कि इस खून पसीने की कौमी कमाई में से $29 मिलियन कावे मूसवी की ब्रॉडशीट कंपनी किस तरह एक बरतानवी अदालत के ज़रिए नैब और हुकूमत के मुंह में हाथ डालकर ले उड़ी और हम अपनी अदालती नाअहली और तसाहुल पसंदी का एहतसाब करने की बजाय कावे मूसवी के सिलसिलावार करतबी इंकशाफात पर बकौल शख्से इंजॉयज़ ले रहे हैं। अब सारा तो खैर मैं क्या पढ़ूँगा, उसमें से मेन इक़्तिबासात हैं, सारी तफासील आप साथ साथ देख ही रहे हैं चूँकि मीडिया को इसके अलावा काम कोई नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि ये एंड पे ये ख़ुद भी यही कह रहे हैं कि तवज्जो हटाने के लिए इनको हर दौर में एक नई बीन, एक नई फ़िल्म, नया ड्रामा चाहिए होता है। मूसवी साहब कहते हैं मसलन आगे चल के एक इक़्तिबास में कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के चंद नुमाइंदों को $1 अरब मालियत के एक मुश्तबा बैंक अकाउंट के बारे में बताया, मगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें नाम नहीं बताया गया।
आप भूल जाएं कि कहानी में कौन सच्चा है कौन झूठा। बस इस वक्त तक ड्रामे का मज़ा लें जब तक कोई और एक्शन थ्रिलर सामने नहीं आता। याद है ना, एक साहब थे मंसूर एजाज, उन्होंने दावा किया था कि सदर आसिफ जरदारी की जानिब से अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी के हाथ का लिखा हुआ एक ख़त अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन एडमिरल माइक मोलन तक मैंने पहुंचाया था, और उस ख़त में सदर जरदारी ने बजरिया हुसैन हक्कानी, बजरिया मंसूर एजाज, एडमिरल माइक मोलन से इस्तदा की थी कि आप ही हैं जो जनरल कियानी और जनरल शुजा पाशा को जरदारी हुकूमत का तख्ता उलटने से बाज रख सकते हैं। इस एहसान के बदले जरदारी हुकूमत अमेरिका को हर वो मुँह मांगी सहूलत देगी जो ओबामा सरकार ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। अब ये एक थिएटर गुजरा था और उस वक्त एक टीवी एंकर सना बुच्चा ने पूछा कि मंसूर एजाज से भी पहले आप तक ख़त के मुसन्नफ़ का नाम किसने पहुंचाया? तो यही खान साहब जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि वो दरअसल बात यह है कि देखें ना, आप तो जानती हैं कि वगैरह वगैरह। अमरीकियों ने बस इतना इतराफ़ किया कि कोई चिट्ठी मिली थी जिस पर ना तो किसी के दस्तखत थे और ना मोहर, लिहाजा उसे शायद संजीदगी से पढ़े बगैर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। और पाकिस्तान को उन दिनों में मेमो गेट स्कैंडल की सूरत में एक फिल्म, एक ड्रामा, एक सर्कस हाथ लग गया, जिस पे बहुत दिन तक गुजारे हुए और बहुत सी चीज़ें कैसे कवर हुई कि मेमो गेट का फ़ायदा ये हुआ कि हुसैन हक्कानी अपनी सफारत से बरतरफ होकर इश्तिहारी करार पाए। एबटाबाद हमले में पेशा वाराना गफलत का सवाल, जो शबखून मारा गया था एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के सामने, एबटाबाद हमले में पेशा वाराना गफलत का सवाल मेमो गेट के हंगामे में दब गया। जरदारी हुकूमत अगले 3 बरस बिल्कुल सीधी सीधी चलती रही। कियानी साहब और पाशा साहब ने मुद्दत ओहदा में तोसी इंजॉय की और फिर सब मेमो गेट भूल कर हंसी खुशी रहने लगे। इसी तरह ब्रॉडशीट के ड्रामे की जानिब मीडिया और आवाम की तवज्जो हर बच्चे के लिए सूदमंद है। सबसे ज़्यादा तवज्जो हटाओ का फ़ायदा सरकार को है। मसलन ये अब कल का जो हमारा प्रोग्राम था, मसलन कुआलालंपुर में PIA का एक तैयारा लीज़ की अदम अदायगी की पादाश में एक अदालती हुक्म पर जब्त हो गया। ब्रॉडशीट से तवज्जो हटे तो कोई पूछे कि भाई जहाज़ दा की कीता जे। ऑस्ट्रेलिया की टिथियान कंपनी की जानिब से रेकोडिक खानकनी केस में $6 अरब हर्जाने की रकम पाकिस्तान के सर पर तलवार की तरह लटक रही है। इस तलवार को सर से हटाने के लिए क्या क्या जतन हो रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है ना कोई बता रहा है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में ये हैं वो मसाइल जो सामने के हैं, मेज़ों के ऊपर पड़े हुए हैं, और उनका जो फॉल आउट है और जो उनके जो असरात हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन आप देख लें कि क्या हुकूमत, क्या काबीना और क्या मीडिया वो कितने ज़्यादा मसरूफ़ हैं ब्रॉडशीट के ऊपर, और फिर वो ब्रॉडशीट पे मसरूफियत के दौरान अपने और कौन कौन से उसमें से अकाउंट सेटल कर रहे हैं, वो बात भी अभी आगे आती है चल के, कि वो जो $6 अरब हर्जाने की तलवार है वो सर पर लटक रही है और कोई पूछ नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का सबब बनने वाली 12 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मुनाफाखोरी और ईरानी तेल की स्मगलिंग में उन कंपनियों के मुलव्वस होने के शवाहिद पर मबनी FIA की रिपोर्ट अब सेनेट में ज़ेरे गौर है। इसी मौजू पर एक आला सतही तहकीकी रिपोर्ट सरकारी फैसला साजों की मेज़ पर भी पड़ी है तो बस पड़ी रहे।
शुगर माफिया की बाजीगरी से मुतल्लक रिपोर्ट भी कई माह से हुकूमत की मेज़ पर है। बिजली कंपनियों को अदम अदायगी के सबब गर्दिशी कर्जे का हुजम 2300 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। ये जो कल अर्ज़ किया था ना कि वो अमजद महमूद ख़ान और हारिस ज़फ़र के मतलब सरकार बनाम हारिस ज़फ़र और अमजद महमूद ख़ान साकिन हाल मुकीम अमरीका, तो ये इस तरह की जो गिद्दड़ टपोशियाँ मार रहे हैं, ये ज़रा अपने घर में देखें चल क्या रहा है वहाँ पर। और वही चले, कल हम तो बात कर रहे थे तो बात सुनने वालों को लगा कि ये अहमदी हैं, इनको तो वो कीड़े निकालने आते हैं। अब ये वसअतुल्लाह खान के तो आगे पीछे कहीं कोई दूर दूर तक अहमदी नहीं है। लेकिन वही बात है कि जो दर्द दिल रखने वाले शरीफाना और दयानतदाराना मिजाज के साथ सोचने की सलाहियत रखते हैं और फिर उनके अंदर ज़मीर ज़िंदा है और रीढ़ की हड्डी अभी उनकी टूटी नहीं है, सलामत है, जहाँ सीधे खड़े होकर बात करनी पड़े वो कर लेते हैं। तो वो देख लें वो उनके नज़दीक कौन से मसाइल अहम हैं। गैस, तेल, बिजली की कीमतों में इजाफे का कोड़ा हर महीने 2 महीने बाद अवाम की पीठ पर पड़ रहा है। गैस की सनती और अवामी लोड शेडिंग भी उरूज पर है, मगर इन सब मामलात को सुलटाने और उनसे मुताल्लिक तहकीकाती सिफारिशात पर अमल दरामद की बजाय ये हुकूमत भी पिछलों की तरह अवाम से चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, हाथी उड़ा, हा 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 खेल के अवाम को टाइम पास करवा रही है। ये खेल चल रहा है, देखने वाले देख रहे हैं, उसी में हिस्सा डाला जा रहा है। और इस वक्त आमद और नास की जो फॉलोइंग है वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि आप इधर से बात करें तो वो मरियम नवाज़ के साथ अटैच होकर तो दूसरे बक बक करना शुरू कर देंगे। दूसरों ने बिलावल का नाम लिया, तीसरे ने फजलुर रहमान को आगे रख लिया, चौथे ने इमरान खान को रख लिया। मसाइल आपके जूं के तूं हैं। वही एक चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। और जो इस बचगाना खेल से बोर हो रहे हैं उनके मनोरंजन के लिए आज किस्में ब्रॉडशीट वाले कावे मूसवी जैसे किरदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें और अगली ड्रामा प्रोडक्शन का इंतज़ार करें। ज़िंदगी का क्या है, वो तो अपने करीने से कट ही रही है। अब वो जो अगली ड्रामा प्रोडक्शन की उन्होंने बात की है वो एक हमने भी कल देखी। असरार कसाना साहब प्रोग्राम करते हैं, ज़्यादातर बाहर के ममालिक के ख़बर रसां इदारों और तज्ज़ियाती प्लेटफार्म्स पर बात करते हैं और किसी न किसी को साथ भी लेते हैं। ज़ाहिर है जिस तरह भी प्रोग्राम का उनका फॉर्मेट होता है। तो कल हमने उनका इसी के ऊपर ब्रॉडशीट के हवाले से ही देखा और हैरान रह गए कि जिन साहब को उन्होंने ऑल द वे लंदन से एक दानिश्वर और एक मीडिया के सरकर्दा फ़र्द के तौर पर लिया, वो बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट के ऊपर। ब्रॉडशीट मसला है परवेज़ मुशर्रफ ऑनवर्ड का और मसाइल अब उसके और उसकी कोख से जो बेकायदगियाँ और बदनज़मियाँ और बेज़ाब्तगियाँ हैं वो अब की हैं। उन्होंने अचानक छलांग लगाई और पीछे जाके तो ब्यूरोक्रेसी की बात करते करते ब्यूरोक्रेसी में उनको कोई नज़र नहीं आया सिवाय MM अहमद के। नातका सरबगरेबां है कि इसे क्या कहिए, खामा अंगुश्त बदंदा है, इसे क्या लिखिए। भाई आपको शौक है, आपको पूरे उस केडर के अंदर सिवाय MM अहमद के आपकी नज़र जो है नुक्ता शनास किस्म की वो किसी और जगह नहीं ठहर रही। और MM अहमद के नाम पे नज़र रुकने की वाहिद वजह यह है कि उनके नाम में अहमद आ रहा है, वो अहमदी हैं, वो बानिया जमात अहमदिया के पोते लगते हैं, वो खुलफा जो अहमदियत के हैं उनके अजीज़ व अकारिब में किसी के कज़न हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भाई हैं। तो
उन पे जो है वो जुबान दराजी करने के लिए कोई और क्रेडेंशियल चाहिए ही नहीं। और बात क्या उठाई, और शुक्र है कि वो जब उन्होंने कहा कि जी उन्होंने 134 गुना जो पाकिस्तान के रुपए की को जो है करेंसी को डीवैल्यू कर दिया अपने दौर में। तो पलट के असरार कसाना ने पूछा कि अच्छा उसको ऐसा क्यों किया? कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता कि क्यों किया। तो भाई जब आपको पता नहीं है तो आप दानिश्वरी बिगाड़ने क्यों आ गए? वाहिद बंदा जो आपकी पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने फाइनेंशियली आपको जो अकलौते 5 साल 2 मंसूबे हैं वो उसी बंदे ने आपको दिए हुए हैं, और तो आपको कोई नहीं मिला अभी तक। हुआ क्या था उन दिनों में, मैंने पुरानी ये किताब पढ़ी हुई थी। एक पाकिस्तान के सहाफ़ी कैसर साहब यहाँ आए हुए थे अमेरिका में, उन्होंने बड़ी उनके ऊपर परचोल करके तो पूरी तहकीक के साथ उनसे इंटरव्यू करके, तफसीली इंटरव्यू करके वो किताब लिखी थी। मैंने अरसा दराज पहले पढ़ी थी, और जाहिर है उसमें जो इस तरह की बदजुबानियाँ और बदनीतियाँ हैं वो जहाँ जहाँ आती हैं पता तो होता है ना कि मंदी कमी नानका जद कदमंदी हो, गुरु नानक ने कहा। तो इन्होंने तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये मतलब आक के बूटे के ऊपर आपको आम लगते हुए तो दिखाई नहीं देंगे ना, तो ये तो जब करेंगे कोई ना कोई ऐसे ही करेंगे। तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि उस ज़माने में जाली करेंसी जो थी उसका इशू उठा था, और उसको सेटल करने के लिए फौरी तौर पर उन्होंने वो नोट भी मनसूख किए थे, और फिर उसको उस क्राइसिस को जो इंडिया के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था, ये पूरे कम से कम एक चैप्टर है उस किताब में, पूरा इशू है जिसको डिस्कस किया गया। और वो पाकिस्तान की लुटिया डुबोने के लिए जो इकदाम थे वो उसको काउंटर किया गया था। लेकिन इन्होंने तो आराम से कह दिया, यानी ये कहते हुए इनको पता है कि वो जी MM अहमद ने पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क किया। ये वही हाल है, चौधरी मोहम्मद अली साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया कि जस्टिस मुनीर के होते हुए एक मुलवाने ने सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब के ख़िलाफ़ बाउंड्री कमीशन के हवाले में जो सुनी सुनाई बददियांतियों का इल्ज़ाम था, वो कोर्ट के अंदर एज ए गवाह अंडर द ओथ वो दोहरा दिया कि जी उन्होंने बाउंड्री कमीशन में पाकिस्तान के मफाद का सौदा किया। जैसे बकवास करने में कितनी देर लगती है? असल बात तो है काम करने में मेहनत लगती है। ये किसी मैं सख्त अल्फाज हैं, अब बड़ी मुश्किल से उनको रोकना ही पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर है कि अब कहाँ तक हम इनके लेवल पे उतरें। तो उस ज़माने में जब उनको ये असाइनमेंट दी गई, तो जब वो लाहौर में आ गए चौधरी साहब, और उसमें कहीं तहदीस नेमत में वो वाक़या भी है, मैं ढूंढ के कहीं ना कहीं से वो भी पेश कर दूंगा आपकी खिदमत में। तो टाइप राइटर, टाइपिस्ट और बैठने की जगह और स्टाफ तक नहीं था, और केस इन्होंने बाउंड्री कमीशन का तैयार करना था 48 घंटे के अंदर, या 72 घंटे, 72 भी नहीं 48 ही थे। तो कहते हैं जब उस बेसरो सामानी के आलम में मैं उस केस को तैयार करने, तो वो फिर चौधरी साहब के अल्फाज में वो जचता है, तो कहते हैं मैंने तो फिर वो 2 नफल पढ़ के अल्लाह ताला ही से मदद मांग के काम शुरू कर दिया। और फिर बाउंड्री कमीशन का जो केस उन्होंने जिस लेवल पे लड़ा और जिस लेवल पे उसके बात की, और जिस तरह उन्होंने वो दंदान शिकन जवाबात और वो पैरवी का हक अदा किया, वो जानने वाले जानते हैं। तो उस मुलवाने ने जब अदालत के अंदर किसी और फसादात या किसी मौके पे ये गलत बयानी और अंडर द ओथ झूठ बोला, तो जस्टिस मुनीर गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर फलां दफ़ा के तहत इसको गिरफ़्तार करके बंद कर दिया जाए। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं उस वक्त मौके का गवाह हूँ, मेरे इल्म में है कि ये खिलाफ वाक़या बात कर रहा है। आप लोगों की तो कोई हद ही नहीं है। आपको खिलाफ वाक़या तोहमत लगाने, झूठ बोलने और झूठ का गंद खाने, मुर्दार खाने के लिए सिर्फ एक रीज़न चाहिए होती है कि जिस पे आप ये ज़ुबान दराजी कर रहे हैं
वो बंदा अहमदी होना चाहिए। और एक सवाल है आपसे कि आपके पास जो ये 70-72 साल तारीख है, उसमें क्या वजह है कि जिस शख्सियत की खिदमात के ऊपर अपने और बेगाने, आपके अपने सदर और वज़राए आज़म और आपके बाहर की दुनिया की इंटरनेशनल कैडर के डिप्लोमेट्स बिला इस्तिस्ना और बिला खौफ तरदीद जिनको ट्राइब्यूट पेश करते आ रहे हैं, वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम के, वो आपके सोशल सिस्टम के, वो आपके डिप्लोमेटिक कैडर के, वो आपके जुडिशरी के, वो नाम इकोनॉमिक सिस्टम के, वो सिवाय अहमदियों के आपको कभी कोई नाम ही नहीं मिला। चंद दयानतदार बंदे बैठ जाएं। सरताज अजीज साहब से तो मैंने खुद पूछा हुआ था और मैंने खुद भी देखा कि जब ये नवाज शरीफ की दूसरी दफ़ा वाली रजीम में 90s में इनकी लुटिया डुबोने की स्टेज पे ले आए थे जिस वक्त ये अपनी इकोनॉमिक्स को, तो MM अहमद को पाकिस्तान में स्पेशल जहाज से रिक्वेस्ट करके बुलवाया गया था कि एक दफ़ा हमें बजट स्पीच हमारी जो है वो करवा के दे जाएं, हमें थोड़ा सा रेस्क्यू कर जाएं आके। और वो गए और दूसरे दिन फिर मैंने, जैसे होता है वो साइट सीइंग और उनको अपने मेहमान को वो प्रेसिडेंसी की कारों में इन्होंने, मैंने खुद रब्वा में उनको विज़िट करते हुए सरकारी तौर पर इनको आते हुए देखा था और इस्लामाबाद में मैं खुद मिला था MM अहमद से जब वो इस सिलसिले में बुलाए गए थे। आपके जो बेड़ा गर्क करने और लुटिया डुबोने वाली हरकतें करने वालों के आपके शरफा फिर आखिर दम तक, मरते दम तक उनके ममनून एहसान कैसे रह गए? यही बकवास आप जिसका मुंह उठाता है, जिसका दिल चाहता है वो उठ के तो वो जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब पे कर देता है। इसी तरह तस्वीरों के मुंह पे कालक मलने के लिए वो जो 3rd क्लास लौंडे और लफाड़ियाँ हैं वो स्याहियाँ लेके तो डॉक्टर सलाम के लिए तैयार होते हैं हर वक्त। आपने कुछ किसी यानी ऐसे मशाहिर इस लेवल का बंदा खुद प्रोड्यूस करना नहीं, और जो हुआ वह है जहां पे मौजूद है उसके ऊपर आपने ये आपके इस तरह के असरार कसाना के प्रोग्राम के दानिश्वर की तरह के। फिर अगला सवाल कि जी वो 47 में भी तकसीम के वक्त उन्होंने अमृतसर का चार्ज छोड़ के तो रिपोर्ट कायदे आज़म को नहीं करना था, तो बताया नहीं, तो आप पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के मफाद के साथ गद्दारी की। और फिर वो जोड़ते जोड़ते कहते हैं अगर वो ऐसा ना होता तो कश्मीर यार, आप किसको, वही बात है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कश्मीर के मफाद का सौदा कश्मीर के इशू वाले दिन से लेके आज तक अदर देन अहमदीज आप सरकारी सर्टिफाइड मुसलमान करते आ रहे हैं। चाहे वो छम जोड़ियां वाले महाज के वक्त एन टाइम पे वो जो क़यादत है जर्नैलों की उसकी तब्दीली का वाक़या हो, चाहे वो 48 के मौके पर आपको फुरकान बटालियन मुहैया करके तो उस वक्त कुछ ना कुछ आपको हेल्प आउट करना, रेस्क्यू करना हो। आप अपनी हिस्ट्री बताते कब हैं? आप झूठ पे पल रहे हैं। झूठ पे पलते हुए और झूठ को शीरे मादर की तरह मतलब उस पे मुंह मारने वाले जो हैं उनके साथ अब कैसे बात हो? तहकीक होती कोई नहीं, बात होती कोई नहीं है। और सीधा जाके वो MM अहमद ने, उस वक्त भी मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उन्होंने मफाद पे सौदा किया। पाकिस्तान के मफाद पर आपके अगर जो सौदेबाजियां और गद्दारियां हैं आप लोगों की, उसकी अगर दयानतदाराना लिस्ट बनाई जाए तो आपको आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। आज से नहीं, शुरू से लेके आज तक अगर कुछ रहा था कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हर सतह के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और उसको दयानतदारी से अगर ओन किया गया है, डिफेंड किया गया है, वो अहमदियों की तरफ से किया गया है। अच्छा, फिर इस बात को भी छोड़ें, आप हर रोज़ एक इशू लेके बैठ जाते हैं, कभी यानी तारीख में गंदा करने के लिए। अहमदी तारीख में आपके पाकिस्तान के मफाद के गद्दार थे,
इस्लाम के मफाद के गद्दार थे आपके बकौल, आपके स्कॉलरों के थीसिस के बकौल, आपके दानिश्वरों की दानिश का रस निचोड़ के ये नतीजा निकलता है। तो वहां से जो नस्लें अहमदियों ने पैदा की, जो आज आपके सामने बैठी हुई हैं, वो आज भी पाकिस्तान और इस्लाम के मफाद का सौदा नहीं करते। और आप जो रोज़े अव्वल से मुहिब्बे वतन भी थे, मुहिब्बे इस्लाम भी थे, आपसे जब मौका हुआ है आपने इस्लाम के मुंह पर भी कालक मलने के लिए हर हरकत की है। और आपने पाकिस्तान के मफाद का सौदा, कौन सी सियासी लीडरशिप है जिसने आज तक नहीं किया? ये जिस ब्रॉडशीट को देख रहे हैं, ये कौन थे जो गुमनामी अकाउंट अरबों डॉलर के लेके तो पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं? है कोई इनमें अहमदी? नैब ने कितने अहमदियों का नाम लिया है आज तक? और तो और छोड़ें, वो एक दिन नदीम अफजल चंद टीवी प्रोग्राम में बैठ के कह रहा है कि साडे मंडी बहाउद्दीन जिले दे विच एक ही मिल है जिसने बैंक का एक आना नहीं खाया हुआ, शुगर मिल। लेकिन अब बस वो है जरा वो काफरान दी है, वो अहमदियों की है। बिजनेसमैन आपके बदयानत जोंकों की तरह आपने अपना इकोनॉमिक सिस्टम खुद बर्बाद किया हाथों से। और जिन्होंने एक अन्य का किसी का आपका ना बैंक फ्रॉड किया, ना आपके लीजें ले लेके आपका नुकसान पहुंचाया, और सारी छोड़े कब्जा ग्रुप आप सारे के सारे हैं। एम अहमद तो सेटलमेंट कमीशन के हेड थे। जिन दिनों वो उस वक्त जो सेटलमेंट कमीशन के करता धरता थे, उन दिनों में भी हमने रब्बा जो है वो पैसे दे के खरीदा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। हिस्ट्री कहां लिए फिर रहे हैं आप? और आपने उसमें जो कोड का नमूना जाहिर करना था, तो हमारी खरीदी हुई जमीन से आपने 100 कनाल पे भुट्टो के जरिए कब्जा करवा के मुलवाने वहां बिठा के वो मुस्लिम कॉलोनी बनाए। आपका तो इस्लाम होता ही झूठ और फ्रॉड और इसके ऊपर कब्जागिरी के जरिए है। चाइना कटिंग कराची में आपको वो कोड की तरफ पड़ी हुई है। दुनिया में अभी बता रहे हैं कि अब कल की खबर थी कि राजनपुर में जो 2,500-3 हज़ार एकड़ जंगलात की अराजी थी, उसमें सिर्फ अभी 200 एकड़ वागुजार हुआ है। उसमें अब जंगलात के पौधे लग रहे थे, मैं देख रहा था। कहां कहां आप लोगों ने मुल्क को नहीं खाया, आपने जड़ें काटी हैं। और आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि जी एम अहमद सिर्फ इसलिए कि उनके वो अहमदी हैं। और दानिश्वर बैठ गए इसरार कसाना के साथ कि जी वो मैथ कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, तुम ना पढ़ो, मैं लेके आता हूं तुम्हें कंट्रोवर्सी में। मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि आपने झूठ बोला है, आपने बदयांती की है और आपने अपना धड़ा कुटा है वहां बैठ के इसरार कसाना के साथ। और एक लिहाज से आपने बदतमीजी भी की है और एहसान फरामोशी की बदतरीन मिसाल कायम की है। तरबेला के इफ्तिताह के मौके पर आपके प्रेसिडेंट अयूब खान ने यह कहा था, यह बयान उनकी ऑफिशियल तकरीर में रिकॉर्डेड है, एम अहमद को मुखातिब करके कि जिस तरह आप 5 साल मंसूबों के और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के तौर पर रातें दिन एक करके जाग के मेहनत करके आप जिस तरह पाकिस्तान को इस तरह के तोहफे तरबेला और मंगला जैसे दे रहे हैं, आने वाली नस्लें बाय नेम, इतनी बड़ी गैदरिंग में उन्होंने एड्रेस करके प्रेसिडेंट ने कहा था, एम अहमद पाकिस्तान की आने वाली नस्लें आपकी ममनून एहसान रहेंगी। अयूब खान को क्या पता था कि आगे केड़े तोहफे पैदा होने को बाद। ये इसरार कसाना के एंकर उसके प्रोग्राम के मेहमान जैसे मुजीबुर रहमान शामी जैसे पैदा होने हैं बाद में। मैंने जब एम अहमद की वफात हुई तो एक उनका ट्राइब्यूट के तौर पर मजमून लिखा। मुजीबुर रहमान शामी उस वक्त चीफ एडिटर थे रोज़नामा पाकिस्तान के, सारे जहाँ जहाँ से पर्चे निकलते थे। तो वो हमारे एक दोस्त अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, नमूद मुस्लिम, उसने पढ़ के उन्हें कहा ये मैं छापूंगा चाहे ये शामी साहब मैनू काट दें। सबको पता है कि अब बदनीयत इकट्ठे हुए हैं सारे, और अब उन बदनीतियों के नतीजे में ये जो लिस्ट वुसअतुल्लाह खान ने आपको गिनवाई है, आप शर्म करें और इसकी तरफ तवज्जो करें। आप अब पानी के प्याले पे आने वाले हैं, आपको क्या पता नहीं, सूझता ही कुछ नहीं है आपको। और इन दिनों आप लगे हुए हैं कि जी वो अमेरिका की फलानी अदालत में जाके तो हम
अहमदियों की वेबसाइटें बंद करवा आए। बिल्कुल सच्ची ये बात है कि आपका जहाज पकड़ा गया है, आपके पास देने के पैसे नहीं है, आने आने के आप मोहताजी की हालत में गुजर रहे हैं। वाइट एलिफेंट से भी ज़्यादा बड़ी आपके पास फौज के अखराजात हैं, हज़ार तरह के आपको मसाइल हैं। उनके मुंह में आप बैठ के उन जो मुंह फाड़े आपको वो बलाएं देख रही हैं, उनके अंदर बैठ के अब आप फिर अपनी प्रायोरिटीज ठीक नहीं कर रहे, फिर अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहे। और आप जो आपके पास, मैं आपको आज आपको तो मैं इस वक्त इस पे प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं इससे पहले अक्सर फोरम्स पर सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को, ब्यूरोक्रेसी के जहाँ तक मेरी मुलाकातें थीं, मैंने उनको आउटराइटली, बल्कि बाज़ इंटेलिजेंस एजेंसियों के वे जो अफसरान होते हैं, आप दयानतदारी से कोई बदनीयती और कोई बदनज़मी और कोई पाकिस्तान के मफाद और इस्लाम के मफाद के साथ जो गद्दारी है वो जमात अहमदिया के मत्थे नहीं लगा सकते। है तो मुझे बताएं, एक भी नहीं है आपके पास। और आपके तो पेंडोरा बॉक्स खुले हुए हैं, ये तहकीक तो वो तहकीक तो फलां कमीशन तो हमूदुर रहमान। कहां आपने कभी आज तक पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़े हुए हैं? और इस्लाम की तो आपको अलफ बे नहीं पता, आपको इस्लाम पसंदी का चस्का लगा हुआ है। सिर्फ मुसलमान इस्लाम की मोहब्बत नहीं, इस्लाम पसंदी, इस्लामिस्ट हैं आप। मुसलमान तो अल्लाह ताला जानता है आप मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं या नहीं। वो खुदा खौफी हो, वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कोई लिहाज हो, आप ग्लोरियों को लेके बैठे हुए हैं। फलां की ग्लोरी, इस्लाम की ग्लोरी, कौन सी ग्लोरी? आपके किरदार से इस्लाम की ग्लोरी जाहिर होनी थी, अगर होनी थी, वो आप नहीं कर सके। और आज तक जो आपके सामने बैठे हुए हैं ना, हर मुल्क के अहमदी, ये आतिफ मियां को जो आपने उसके ऊपर फिर बकबक करने वाले अपनी जगह पर, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई थी ना कि हमें आतिफ मियां चाहिए। सऊदीया की कॉन्फ्रेंस में आतिफ मियां की जरूरत होती है ना। इसका मतलब है हम इंसानियत के आइंदा आने वाले मसाइल को टैकल करने वाली नस्लें पैदा कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। इसीलिए तो हमसे मांगते हैं जरूरत पड़ने पर। बंदे की आंख में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। जब जिसका जो मुंह में आता है वो कहना शुरू हो जाते हैं आप। बाकी अब यह है कि इस तरह काम चल नहीं सकता। झूठ पे आपसे सैकड़ों गुना बड़ी जमहूरियत, बड़ी ताकत, वो झूठ को एडमिनिस्टर करने के नतीजे में अपने अंदर दरार पड़ने से नहीं रोक सकी। वो अब दरमियान में से दो लख्त हो गए हैं। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है अमेरिका की सिचुएशन के ऊपर। उसके साथ कंपेयर करके देख लें कि आप अब हैं कहां खड़े हुए। वो तो जो बाइडेन ने कहा कि जी मैंने रेस्क्यू का प्लान ये दिया, अगले 100 दिन में यूं वैक्सीन देनी है, ये करना है, और उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी कांग्रेस से मांगे और उसको मिल गए। आप किसकी कांग्रेस से जाके मांगेंगे? कि वो पंजाबी में वो लड़े तो कहते हैं तो जी कितनी मानुमासी आंखोगे। अपनी सिचुएशन देखें और उसके बाद सरवाइव करने वाले रास्ते की तरफ खुदा के लिए जाने की कोशिश करें। अहमदियों को आपकी मुखालफत का कख उसके ऊपर असर नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ बताने का मकसद यह था कि अगर आप 10% भी आज तक कामयाब हुए होते तो खुदा वाकईतन मैं कहता कि चलो शाबा भी करो। आप मुखालफत में कामयाब ही नहीं हुए, आप झूठ बोलते रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, अब भी झूठ बोल रहे हैं। आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान पे को निकालेंगे तो आप में से जो आज आप वाहियाती फैला रहे हैं उसमें से एक भी साबित नहीं हो सकती तारीखी तौर पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ। और आपके डॉक्यूमेंट्स तो खुले हैं। नवाज शरीफ पार्टी क्या खा गई, पीपल पार्टी ने क्या किया, सिंध वाले क्या लूट गए, MQM की तरफ क्या चला गया, वली खान के खाते में क्या, उनकी पार्टी के खाते में क्या पड़ा हुआ, कौन सा आप में है जिसका मुंह जिसके ऊपर दाग नहीं है। इसलिए अब बेशर्मी की हद तक न जाएं और यहां रुक के कोई अपना ये मसाइल जिनकी मैंने उनके कालम से
आपको लिस्ट पढ़ के सुनाई है वसुतुल्लाह के, उनमें से किसी को एड्रेस कर सकते हैं तो करें। ये कोई काम नहीं है जो पकड़ा हुआ है आपने कि ब्रॉडशीट के स्कैंडल पे बात होगी तो वो भी आखिर पे जाके एम अहमद के खाते में पड़ेगी। अल्लाह ही है। इस वक्त तो मुझे आपके ऊपर बात करते हुए जो बेजारी पैदा होती है उस पर कोई अफसोस नहीं है। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।